एवरीवन, दिस इज़ राधिका एंड वेलकम टू आफ्टर बुक्स। तो हमने जीओसी की सीरीज स्टार्ट की हुई है। 2 वीडियोज़ आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड जिनमें वी स्टडीड अबाउट बॉन्ड फिजन, कार्बोकेटाइंस, कार्बोनाइंस, फ्री रेडिकल्स, देयर हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एल्केन्स, अल्कीन्स, एल्काइंस एंड अबाउट न्यूक्लियोफाइल्स एंड इलेक्ट्रोफाइल्स। इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। तो इसके अंडर हम 4 टाइप्स ऑफ इफेक्ट्स पढ़ेंगे: इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन। सो इंडक्टिव इफेक्ट एक परमानेंट इफेक्ट है, सिग्मा बॉन्ड पे ऑपरेट करता है। इसमें पार्शियल चार्जेस आते हैं एटम्स के ऊपर, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। किस तरह से डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा अभी देखेंगे। और थर्ड कार्बन एटम के बाद हम इसको निग्लेक्ट कर सकते हैं। 2 टाइप्स का होता है इंडक्टिव इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। यहाँ से सारी क्लैरिटी हो जाएगी अबाउट द इंडक्टिव इफेक्ट। नाउ बेसिकली अगर से हमारे पास कार्बन की कोई चेन है, ठीक है, उस कार्बन की चेन के एंड पर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है, मतलब ऐसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन्स देने के कैपेबल है। अभी देखेंगे क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स भी। पहले इतना समझें कि प्लस आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट है क्या। तो अगर कार्बन की कोई चेन के एंड में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है, मतलब वो चेन को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकता है, तो इसका मतलब होगा क्या, जब ये वाला ग्रुप कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो ये डायरेक्टली इस कार्बन से लगे, तो इसको ये सबसे एफिशिएंटली इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर पाएगा। वेयर एज जैसे जैसे यहाँ तक पहुंचेगा इफेक्ट थोड़ा सा कम हो जाएगा, मतलब जितना अच्छे से इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकता है उतने अच्छे से इस कार्बन को नहीं कर सकता, और इस कार्बन पे जाते जाते तो और अच्छे से नहीं कर सकता। तो कहने का मतलब क्या है कि सबसे अच्छे से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा एंड सब्सीक्वेंटली डोनेटिंग पावर कम होती जाएगी। नाउ अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि इस कार्बन पे कौन सा चार्ज जाएगा, नेगेटिव चार्ज जाएगा, क्योंकि इसने इस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, तो नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब कार्बन की चेन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, बट ये पार्शियल नेगेटिव होगा, प्रॉपर नेगेटिव चार्ज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कार्बन और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का बॉन्ड नहीं टूटा है। बॉन्ड के होते हुए इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से इलेक्ट्रॉन लिए हैं। सिमिलरली माइनस आई इफेक्ट में क्या होगा, अगर कार्बन की चेन है और कार्बन की चेन के एंड में कोई ऐसा ग्रुप लगा है जो इस चेन से इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा। किस तरह से विड्रॉ करेगा, मान लो कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है वो ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ कर रहा है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज आएगा और जिसने इलेक्ट्रॉन दिए उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इससे तो इलेक्ट्रॉन्स दूर गए और इसके पास आए इलेक्ट्रॉन्स। तो इस बार कार्बन की चेन पे कौन सा चार्ज डेवलप होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अगेन ये कंप्लीट पॉजिटिव कंप्लीट नेगेटिव चार्जेस डेवलप नहीं होंगे, क्योंकि देयर इज स्टिल अ बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। यहाँ पे कार्बन और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के बीच में बॉन्ड टूटा नहीं है। अगर पूरा बॉन्ड टूट जाए तो प्रॉपर चार्जेस आते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। यहाँ पे बॉन्ड इज स्टिल इंटैक्ट, बट दिस ग्रुप इज विड्रॉइंग द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो इस ग्रुप के पे कंपैरेटिवली नेगेटिव चार्ज आएगा एंड कार्बन पर कंपैरेटिवली पॉजिटिव चार्ज आएगा। नाउ सिमिलरली ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जितना इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर सकता है उतना इस कार्बन से नहीं कर सकता, एंड इससे तो और कम करेगा, एंड कॉन्सिक्वेंटली तो हम ये बात बोलते हैं कि अगर चाहे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाए चाहे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाए, उसका इफेक्ट 3 कार्बन एटम्स तक रहता है, क्योंकि आगे आगे इफेक्ट इतना कम हो जाता है कि हम उसको निग्लेक्ट कर देते हैं। तो इंडक्टिव इफेक्ट को हम निग्लेक्ट कर देते हैं आफ्टर 3 कार्बन एटम्स। नाउ बेसिकली ये चेन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज क्यों आ रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या है, ये सारी चीज को समझने के लिए बस एक ही टर्म को समझने की जरूरत है, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो नाउ व्हाट इज
इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। Electronegativity is the tendency of an atom to withdraw the shared pair of electrons towards itself. तो अगर कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यहाँ पे प्रेजेंट है कार्बन के साथ, तो क्या करेगा वो? कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ये जो बॉन्ड के शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इनको अपनी तरफ खींचेगा। तो ये कैसा ग्रुप हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो जाएगा। ऑन दी अदर हैंड, अगर कार्बन के साथ कोई ऐसा एटम अटैच है जो कार्बन से इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, कार्बन से इलेक्ट्रो पॉजिटिव होने का क्या मतलब है कि इस बार अगर किसी ने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचना है तो वो कार्बन होगा, क्योंकि ये वाला एटम तो उससे इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। तो इस बार एरो की डायरेक्शन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ है, इस बारी एरो की डायरेक्शन कार्बन की तरफ है। तो यहीं से आते हैं प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। इस तरह से ऑर्डर होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रफली। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, ये सारे के सारे ही कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। इसका मतलब अगर कार्बन के साथ इनमें से कोई भी एटम चाहे डायरेक्टली अटैच है चाहे इनडायरेक्टली अटैच है, तो वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा और कैसा ग्रुप बन जाएगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बन जाएगा। और कौन सा इफेक्ट शो करेगा? माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। ऑन दी अदर हैंड, अगर कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच है, अगर कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच है तो इस बार कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इस बार जो एटम अटैच है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है कार्बन से, तो इस बार जो इफेक्ट ऑपरेट होगा वो प्लस साई इफेक्ट होगा और ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह एक्ट करेगा। सिमिलरली, अगर कार्बन चेन के साथ कोई ऐसे एटम्स अटैच हैं जिनके ऊपर डायरेक्टली नेगेटिव चार्ज है, जैसे N पर नेगेटिव है, O पर नेगेटिव है, खुद पर नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकते हैं, तो अगेन प्लस इफेक्ट शो करेंगे। ऑन दी अदर हैंड, अगर कार्बन चेन के साथ कोई ऐसे एटम्स अटैच हैं जिनके ऊपर खुद के ऊपर पॉजिटिव है, खुद के ऊपर पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को खींचेंगे अपनी तरफ अपनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कंप्लीट करने के लिए। तो अगर अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हो गए और कौन सा इफेक्ट शो करेंगे? माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे। तो अगर यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप्स देखें हम, तो हमें क्या दिख रहा है? ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन। ऑक्सीजन नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, नाइट्रोजन आगे कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया। सिमिलरली, ऑक्सीजन सल्फर से खींचेगा, सल्फर आगे कार्बन से खींचेगा, बिकॉज सल्फर और कार्बन में से सल्फर इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। सिमिलरली, CN, CHO, COOH, हलोजेंस OH, सिमिलरली सारे ग्रुप्स चलेंगे। तो अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम डायरेक्टली अटैच होगा कार्बन चेन के साथ तो भी इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा, इनडायरेक्टली अटैच होगा तो भी एट द एंड कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन्स खींचे ही जाएंगे, तो माइनस आई इफेक्ट ही शो होगा। ऑन दी अदर हैंड, अगर जैसे आर ग्रुप है, यहाँ पे आर ग्रुप का मतलब क्या है? कोई भी अल्काइल ग्रुप, CH3, C2H5, मतलब अल्केन का एक हाइड्रोजन निकाल दो तो अल्काइल ग्रुप बन जाता है। ठीक है, तो कोई भी अल्काइल ग्रुप होगा उसमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगे होंगे, जैसे CH3, C2H5, इस तरह से होगा। तो अगेन हाइड्रोजन्स जो हैं वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव है, तो कार्बन उनसे खींचेगा इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो जो कार्बन चेन है उस पर कौन सा चार्ज डेवलप होगा? नेगेटिव चार्ज। और जब कार्बन चेन पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा तब कौन सा इफेक्ट होगा? प्लस आई इफेक्ट होगा। तो इसका मतलब कोई भी अल्काइल ग्रुप हो या कोई भी ऐसा एटम अटैच हो कार्बन चेन के साथ जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो उस केस में इलेक्ट्रॉन्स डोनेट होंगे चेन को, चेन पे नेगेटिव आएगा, पार्शियल चार्जेस की बात हो रही है यहाँ पर, चेन पे पार्शियल नेगेटिव आएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप पर पार्शियल पॉजिटिव आएगा और इस तरह से प्लस आई इफेक्ट हो जाएगा। सिमिलरली माइनस आई इफेक्ट। सो आई होप प्लस आई माइनस आई इफेक्ट यहाँ पर क्लियर हो गए। एक बार दोबारा से देखते हैं हम इसकी करेक्टरिस्टिक्स को। तो हमने क्या बोला कि इंडक्टिव इफेक्ट एक परमानेंट इफेक्ट है, ऑब्वियसली, क्योंकि कोई सा भी ग्रुप यहाँ पे अटैच है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है चाहे वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, उसका जो भी इफेक्ट है वही रहेगा।
ठीक है, मतलब अगर NO2 एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है कार्बन चेन में, तो वो कार्बन चेन में हमेशा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ही रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कभी वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग बन जाए, कभी डोनेटिंग बन जाए। तो परमानेंट इफेक्ट है। क्लियरली यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड पर ऑपरेट हो रहे हैं चार्जेस, पाई बॉन्ड हमने कहीं पर भी शो ही नहीं किए। थर्ड, डिस्टेंस पे तो डिपेंड कर ही रहा है, क्योंकि जो सबसे पास वाला कार्बन है वहाँ पे सबसे अच्छे से या तो चार्ज दे रहा है, इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, या फिर वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है। सिमिलरली जैसे जैसे कार्बन एटम्स आगे आगे बढ़ती जा रही है चेन, जितना दूर हो जाता है कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से, उतना उस पर कम इफेक्ट पड़ रहा है, चाहे वो उससे इलेक्ट्रॉन लेने का हो, चाहे वो उसको इलेक्ट्रॉन देने का हो। और थर्ड कार्बन एटम के बाद तो ये इतना कम रह जाता है कि हम इसको निगलेक्ट ही कर देते हैं। तो यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट फिनिश होता है। लेट्स टॉक अबाउट हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए नेसेसरी कंडीशंस हैं कि एक तो जहाँ पर भी हाइपर कॉन्जुगेशन होगी वहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए कार्बन की। जो अल्फा वाला कार्बन है उसकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए, और उस अल्फा कार्बन के पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, तो ही हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकती है। और हाइपर कॉन्जुगेशन तीन ही केसेस में होती है, कार्बोकेटाइन, फ्री रेडिकल और अल्कीन्स। सिर्फ तीन ही केसेस में हाइपर कॉन्जुगेशन इज पॉसिबल, और इन तीन केसेस में भी जो अल्फा कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए और उसके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें ये आइडेंटिफाई करना सीखना पड़ेगा कि अल्फा कार्बन होते क्या हैं, अल्फा हाइड्रोजन होते क्या हैं। तो पहले उनकी बात करते हैं। नाउ बेसिकली अल्फा हाइड्रोजन्स का मतलब होता है कि अगर किसी भी कार्बन पर कोई ग्रुप अटैच है या कोई चार्ज है उस पर, पॉजिटिव नेगेटिव या उसी पर फ्री रेडिकल है, तो बेसिकली हम क्या देखते हैं कि अगर मान लो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो जो कार्बन एटम्स इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच होंगे उनको मैं बोलूँगी अल्फा कार्बन। तो इस कार्बन के साथ ये जो कार्बन अटैच है, दिस इज अल्फा कार्बन। सिमिलरली अगर यहाँ पे एक और कार्बन अटैच कर दूं तो दिस इज ऑल्सो अल्फा कार्बन। इसके बाद वाला जो कार्बन होगा उसको बोलते हैं बीटा कार्बन। इसके बाद वाला जो कार्बन अटैच होगा इसको बोलते हैं गामा कार्बन। सिमिलरली डेल्टा, सिमिलरली कैप्रो। हमें इतनी चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं है अभी के लिए, हम बस इतना जानना चाहते हैं कि अल्फा कार्बन्स क्या होते हैं। तो जिस कार्बन पर भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है या जिस कार्बन पर भी ग्रुप लगा है, उस कार्बन के विद रिस्पेक्ट टू हम देखते हैं उस कार्बन के साथ जो जो कार्बन है वो अल्फा कार्बन है। और इन अल्फा कार्बन्स के पास जो हाइड्रोजन्स हैं, अब दिस कार्बन इज फॉर्मिंग ओनली 2 बॉन्ड्स, तो अभी इसके पास 2 हाइड्रोजन्स होंगे वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए। तो एक ये हाइड्रोजन हो गया, एक ये हाइड्रोजन हो गया, तो इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो गई, 4 बॉन्ड्स फॉर्म हो गए। ये जो रेड कलर से हाइड्रोजन्स दिख रहे हैं यही हैं अल्फा हाइड्रोजन्स। सिमिलरली ये वाले कार्बन की भी वैलेंसी कंप्लीट करेंगे, एक बॉन्ड फॉर्म कर रहा है अभी तक, तो इसके पास भी 3 हाइड्रोजन होंगे क्योंकि कार्बन तो 4 बॉन्ड्स फॉर्म करता है, तो 3 हाइड्रोजन हुए, तो ये 3 भी क्या हैं, अल्फा हाइड्रोजन। तो इसके पास टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन्स हैं, 5 अल्फा हाइड्रोजन्स। लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स। कार्बन जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, डायरेक्टली ये कार्बन अटैच, ये कार्बन अटैच, ये कार्बन अटैच। इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन्स हो गए, 9 अल्फा हाइड्रोजन्स। सिमिलरली दिस कार्बन हैज अ पॉजिटिव चार्ज, डायरेक्टली कौन कौन सा कार्बन अटैच है, एक ये कार्बन अटैच है, एक ये कार्बन अटैच है। इसके पास 3 हाइड्रोजन्स, इसके पास 2 हाइड्रोजन्स, टोटल हो गए 5 अल्फा हाइड्रोजन्स। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है that this hydrogen is not alpha hydrogen, क्योंकि जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है ये उसी कार्बन पे ही लगा हुआ है हाइड्रोजन। हमें उसी कार्बन का हाइड्रोजन नहीं देखना, हमें साथ वाले कार्बन का हाइड्रोजन देखना है। तो ये तो साथ वाले कार्बन पे लगा ही नहीं, ये तो इसी कार्बन पे लगा है, सो दिस इज नॉट अल्फा हाइड्रोजन। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये वाला भी कार्बन अल्फा, ये वाला भी कार्बन अल्फा, दोनों पे 2 हाइड्रोजन्स हैं, तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन्स हो गए 4 और अल्फा कार्बन्स कितने हो गए 2। सिमिलरली फ्री रेडिकल्स में देखते हैं। जिस कार्बन के ऊपर रेडिकल वो आगे 3 कार्बन से अटैच, तो तीनों के तीनों अल्फा हो गए,
तीनों के पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है तो टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन्स। जिस कार्बन के ऊपर रेडिकल आगे इस और इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, ये दोनों अल्फा हैं, ये वाला कार्बन बीटा कार्बन है, तो हमें तो अल्फा कार्बन देखने हैं। 2 अल्फा कार्बन है, 5 अल्फा हाइड्रोजन है, 2 इसके पास 3 इसके पास। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। जिस कार्बन पे रेडिकल वो आगे डायरेक्टली इस और इस कार्बन से अटैच है तो टोटल 4 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं। नाउ व्हाट आर एल्कीन्स? जिनमें कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड होता है, एक बॉन्ड सिग्मा होता है, एक बॉन्ड पाई होता है। ओके, तो ये जो डबल बॉन्ड है ये इस कार्बन का है और इस कार्बन का भी है, तो ये डबल बॉन्ड दोनों के दोनों कार्बन एटम्स का है। तो हम 1 बाय 1 करते हैं। पहले बात करते हैं इस कार्बन की। तो ये कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड है, तो इसके बिल्कुल साथ वाला कार्बन अल्फा, इसके बिल्कुल साथ वाला कार्बन अल्फा। यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन, टोटल 6 हो गए। डबल बॉन्ड इस कार्बन का भी तो है, तो इस कार्बन के साथ ये कार्बन अल्फा कार्बन, ये कार्बन अल्फा कार्बन, 3 हाइड्रोजन इस पे, 3 हाइड्रोजन इस पे, तो टोटल यहाँ पे 6 इस कार्बन के और 6 इस कार्बन के, टोटल यहाँ पे 12 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि जब हम डबल बॉन्ड की बात कर रहे हैं तो हमने दोनों कार्बन्स के विद रिस्पेक्ट टू अल्फा कार्बन्स देखने हैं और फिर अल्फा हाइड्रोजन्स देखने हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर क्या होगा, इस कार्बन का अल्फा कार्बन ये, अल्फा हाइड्रोजन ये, इस कार्बन के अल्फा कार्बन ये, अल्फा हाइड्रोजन ये, टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन्स। तो ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि ये तो डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ लगे हैं। जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड है उसी कार्बन के ये हाइड्रोजन्स हैं, सो दीज आर नॉट अल्फा हाइड्रोजन्स। सिमिलरली इस केस में ना तो ये अल्फा हाइड्रोजन है, ना ये अल्फा हाइड्रोजन है, ना ये अल्फा हाइड्रोजन है, क्योंकि ये सारे के सारे उसी कार्बन से लगे हैं जिस कार्बन पर डबल बॉन्ड है। हमें उस कार्बन के हाइड्रोजन देखने हैं जो डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ लगे हैं। तो दिस इज अल्फा कार्बन एंड यहाँ पे 2 हाइड्रोजन्स हैं, तो यहाँ पे हैं टोटल 2 अल्फा हाइड्रोजन्स। तो यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन्स देखने और अल्फा कार्बन्स देखने तो हमने सीख लिए। अब आते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन होती किस तरह से है। लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट कि कार्बोकेटाइन में हाइपर कॉन्जुगेशन किस तरह से होगी। पहले तो देखते हैं क्या ये जो पर्टिकुलर कार्बोकेटाइन मैंने बनाया है ये कंडीशंस फुलफिल कर रहा है हाइपर कॉन्जुगेशन की। तो ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, तो ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है क्योंकि ये 4 सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म कर रहा है। ऑल्सो इसके पास हाइड्रोजन भी है, तो ठीक है, कंडीशंस तो फुलफिल हैं। अब हाइपर कॉन्जुगेशन होगी किस तरह से? दिस कार्बन कंटेन्स अ पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होने का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। तो यहाँ पे वी नो कि इन सब में से हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं नेचर में, तो आराम से पॉजिटिव चार्ज को लेकर जा सकते हैं। तो क्या होगा, ये जो कार्बन का पॉजिटिव चार्ज है ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। कौन से कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स? अल्फा कार्बन के। तो जब अगर मान लो इसने C और H1 वाले बॉन्ड को अपनी तरफ खींच लिया तो हमें क्या दिखेगा? हमें दिखेगा ये कि जहाँ पे पहले CH2 पॉजिटिव और कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड था वहां पर डबल बॉन्ड बन गया। H2 H3 एज इट इज है, H1 पर पॉजिटिव चार्ज चला गया। नाउ सिमिलरली ये जो कार्बोकेटाइन है इसके लिए तो ये सारे के सारे जो अल्फा हाइड्रोजन्स हैं ये एक जैसे ही हैं, तो ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि ये H1 के इलेक्ट्रॉन्स को ही अपनी तरफ खींचेगा, C और H1 वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को ही अपनी तरफ खींचेगा। ये भी तो हो सकता था कि ये CH1 वाले बॉन्ड को अपनी तरफ ना खींच के CH2 वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेता। तो अगर CH2 वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता तो H2 के ऊपर पॉजिटिव आ जाता एंड बाकी सारी चीज़ तो बन ही रही है, डबल बॉन्ड बन रहा है, H1 H3 इस बार वैसे के वैसे हैं। सिमिलरली थर्ड केस क्या हो सकता है? थर्ड केस ये हो सकता है कि इस बार ये कार्बन और H3 वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचे। तो अगर कार्बन और H3 वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा तो H3 पर पॉजिटिव जाएगा एंड यहाँ पे अगेन अल्कीन बन जाएगी।
तो बेसिकली यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है कि जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे उतने ही हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं। दिस इज हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर 1, सिमिलरली हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर 2 एंड हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर 3। तो 3 अल्फा हाइड्रोजन्स थे तो वहां से 3 ही हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स आए। सिमिलरली लेट्स टॉक अबाउट फ्री रेडिकल्स। तो फ्री रेडिकल अगर हम यहाँ पे इस कार्बन की बात करें तो इसका सेप्टेट कंप्लीट है। सेप्टेट कंप्लीट होने का मतलब इसके पास यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। किस तरह से हैं? ये ऐसे है, सी पर रेडिकल, एक H, एक और H। तो यहाँ पे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स देखने होते हैं हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड ये 7th। तो सेप्टेट कंप्लीट है इसका, पर हर एटम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है और हमें पता है कि फ्री रेडिकल्स कौन सी क्लीवेज से बनते हैं? होमोलिटिक क्लीवेज से बनते हैं। तो अगेन ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये अपनी डेफिशिएंसी को कंप्लीट करना चाहता है। इसको चाहिए कहीं से 1 मोर इलेक्ट्रॉन। अगर 1 मोर इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके लिए क्या होगा? अगेन जो भी अल्फा हाइड्रोजन्स थे उनका कार्बन के साथ होमोलिटिक क्लीवेज होगी और बॉन्ड टूटेगा। तो यहाँ पे C और H1 की होमोलिटिक क्लीवेज हुई। होमोलिटिक क्लीवेज में क्या होता है कि जिन दो एटम्स ने जो दो इलेक्ट्रॉन्स डाले, बॉन्ड को तोड़ते टाइम हम दोनों एटम्स को उनका उनका इलेक्ट्रॉन वापस कर देते हैं। तो इस कार्बन को अपना इलेक्ट्रॉन वापस मिल गया, हाइड्रोजन को अपना इलेक्ट्रॉन वापस मिल गया। तो जब इस कार्बन को अपना इलेक्ट्रॉन वापस मिला तो ये बना क्या? कार्बन के ऊपर रेडिकल आ गया और यहाँ पे CH2 के ऊपर ऑलरेडी रेडिकल था। तो एक बॉन्ड बनाने के लिए हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, एक ये रहा, एक ये रहा, दोनों ने आपस में बॉन्ड फॉर्म कर लिया। तो एक सिंगल बॉन्ड पहले से था, एक और बॉन्ड बन गया, तो कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड आ गया और H1 के ऊपर क्या रह गई? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी रह गई। H1 के ऊपर हमें रेडिकल बनता हुआ नजर आ रहा है। सिमिलरली अब ये जरूरी तो नहीं है कि कार्बन और H1 के बॉन्ड की होमोलिटिक क्लीवेज हो, कार्बन और H2 बॉन्ड की भी होमोलिटिक क्लीवेज हो सकती थी। अगर यहाँ पे होमोलिटिक क्लीवेज होती तो H2 पे रेडिकल बनता एंड सिमिलरली अगर कार्बन और H3 की होमोलिटिक क्लीवेज होती तो H3 पर रेडिकल बनता। हर केस में अल्कीन तो बनी जाएगी। ये वाला जो कार्बन है जिसके ऊपर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी थी, ये तो अपनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को पूरी कर ही लेगा, चाहे ये CH1 बॉन्ड की होमोलिटिक क्लीवेज कराए, चाहे CH2 बॉन्ड की, चाहे CH3 बॉन्ड की। तो अगेन हम यहाँ से क्या देख रहे हैं कि जितने अल्फा हाइड्रोजन्स हमारे पास थे उतने ही हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बने हैं। हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर 1, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर 2, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर 3। सिमिलरली अल्कीन्स में देखते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन किस तरह से होती है। नाउ अल्कीन्स में किस तरह से हाइपर कॉन्जुगेशन होगी? ये जो कार्बन है इसके ऊपर डबल बॉन्ड है, तो ये वाला कार्बन इज अल्फा कार्बन, तो अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और इसके पास हाइड्रोजन है, तो कंडीशन सेटिस्फाइड है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन तो यहाँ पे होगी। अब किस तरह से होगी? एक पॉइंट ऑफ टाइम आएगा जब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में से जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं से इस कार्बन के ऊपर ट्रांसफर हो गए, तो ये किस तरह से बनेगा? इस वाले कार्बन पर पॉजिटिव आना शुरू हो जाएगा, इस वाले कार्बन पर नेगेटिव आना शुरू हो जाएगा, इसी तरह से होगा। तो यही चीज यहाँ पे हमने की। तो जब इस वाले कार्बन पर पॉजिटिव आना शुरू हो जाएगा तो ये अगेन कार्बोकेटाइन जैसा केस बन गया। अब इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है तो या तो ये CH1 के बॉन्ड को तोड़ेगा या CH2 के बॉन्ड को तोड़ेगा या CH3 के बॉन्ड को तोड़ेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ कर लेगा। नाउ ये किस तरह से होगा? C के साथ वी हैव H1, तो ये जो CH डबल बॉन्ड CH2 था ये तो ब्रेक कर गया है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन पर शिफ्ट हो गए हैं, तो यहाँ नेगेटिव आ गया है, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया है। तो अब ये कार्बोकेटाइन जैसा केस बन गया है, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा, तो हमें क्या दिखेगा? हमें दिखेगा इस वाले कार्बन में और इस वाले कार्बन में एक डबल बॉन्ड,
यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, और इस कार्बन पे नेगेटिव है। ऑब्वियसली हाइड्रोजन के साथ तो वैलेंसीज हम कंप्लीट करेंगे ही, यहाँ पे सिर्फ चार्ज दिखाने की मैं कोशिश कर रही हूँ और बॉन्ड्स दिखाने की। तो हमें क्या दिखेगा, ओरिजिनली जिन दो कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड था, अब वहाँ पे सिंगल बॉन्ड बन गया। जिन कार्बन एटम्स में पहले सिंगल बॉन्ड था, अब वहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया, ठीक है। और बिल्कुल कार्बोकेटाइन के केस की तरह H1 के ऊपर पॉजिटिव चला गया। सिमिलरली H2 के ऊपर पॉजिटिव जा सकता था, सिमिलरली H3 के ऊपर पॉजिटिव जा सकता था। तो हर एक केस में क्या होगा, जो डबल बॉन्ड है सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, जो सिंगल बॉन्ड है वो डबल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए ही इसको बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन का यही मतलब होता है कि पहले जहाँ सिंगल बॉन्ड है वहाँ डबल हो जाए, जहाँ डबल है वहाँ सिंगल हो जाए। हाइपर कॉन्जुगेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस केस में ये जो हाइड्रोजन्स यहाँ से जा रहे हैं, हाइड्रोजन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बन रहा है H1 H2 H3, जो यहाँ से हाइड्रोजन्स जा रहे हैं वहाँ का बॉन्ड टूट रहा है, कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट रहा है, वो इंटैक्ट नहीं रह रहा। इसीलिए इसको बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन या नो बॉन्ड रेजोनेंस। नो बॉन्ड रेजोनेंस, बिना बॉन्ड के रेजोनेंस हो रही है। तो अगेन जितने अल्फा हाइड्रोजन्स थे उतने ही हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बन गए, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर 1 2 एंड 3, एंड more is the number of hyperconjugative structures, more is the stability। तो चाहे हमने कार्बोकेटाइंस की स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है, फ्री रेडिकल की कंपेयर करनी है स्टेबिलिटी, या अल्कीन्स की स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है, तो more is the number of alpha hydrogens, more is the number of hyperconjugative structures, and more is the stability। ये ध्यान रखना कि ये इफेक्ट कार्बोनाइन पर अप्लाई नहीं होता। हाइपर कॉन्जुगेशन 3 ही केसेस में होगी, फ्री रेडिकल, कार्बोकेटाइन और अल्कीन के केस में। तो जब कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी ऑर्डर को कंपेयर करेंगे तब देयर इज नो हाइपर कॉन्जुगेशन कंसेप्ट ओवर देयर। सो अगेन हाइपर कॉन्जुगेशन एक परमानेंट इफेक्ट है, ये हमने देख लिया। sp3 कार्बन होना चाहिए, उसके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। नाउ अगेन वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो अभी तक हमने ये देखा कि कार्बोकेटाइन और फ्री रेडिकल ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट थे, तो ये साथ वाले अल्फा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड एब्स्ट्रैक्ट कर रहे थे अपनी तरफ। हाइड्रोजन पे पॉजिटिव जा रहा था, ये रेडिकल जा रहा था, दोनों में से जिसकी भी हम बात कर रहे हैं। तो इस केस में ये जो कार्बोकेटाइन है, जब ये इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है तो ये अकोमोडेट किस में कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को। ऑब्वियसली अगर कार्बोकेटाइन, अगर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और वो इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है, तो उसके पास कोई जगह, कोई ऑर्बिटल्स तो होने चाहिए उन इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करने के लिए। तो कार्बोकेटाइन में वो जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो होता है वेकेंट पी ऑर्बिटल। तो अगर आपको याद हो, जीओसी के फर्स्ट लेक्चर में मैंने कार्बोकेटाइन की हाइब्रिडाइजेशन बताई थी और तब मैंने ये बोला था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो कार्बोकेटाइन होता है उसके पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड एमटीपी ऑर्बिटल होता है। तो वो जो एमटीपी ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट किया जा सकता है, इसीलिए ही कार्बोकेटाइन इलेक्ट्रॉन्स को खींच पा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से जा रहे हैं, सी और एच में पहले सिग्मा बॉन्ड था, सी एच सिग्मा बॉन्ड से कहाँ जा रहे हैं, वेकेंट पी ऑर्बिटल में जा रहे हैं जो कि कार्बोकेटाइन के पास है। अब फ्री रेडिकल में क्या हो रहा है, सिमिलरली जीओसी के फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था कि फ्री रेडिकल में जब हम इसका ऑर्बिटल डायग्राम देखते हैं या हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं तो हमें क्या पता लगता है कि इसके पास भी एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होता है जो हाफ फिल्ड होता है, मतलब उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो जो ये खींच रहा है इलेक्ट्रॉन सी एच बॉन्ड से, सी एच बॉन्ड की ये होमोलिटिक क्लीवेज ही तो कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स तो ये खींच भी नहीं रहा, खींच तो ये एक ही इलेक्ट्रॉन रहा है अपनी तरफ, सेकंड इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन लेकर जा ही रहा है। तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन कार्बन पर आ रहा है ये इसको किस में अकोमोडेट कर रहा है, अपने हाफ फिल्ड अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में। तो सिमिलरली यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकता है, बट अल्कीन के केस में इलेक्ट्रॉन्स कहाँ अकोमोडेट हो रहे हैं, क्योंकि अल्कीन के केस में तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है। तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है जब, इस कार्बन की वैलेंसी भी कंप्लीट है,
इस कार्बन की वैलेंसी भी कंप्लीट है, जो केस हमने किया यही केस किया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये वाले कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, ये वाले कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है। जब दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट है, हमें ये भी पता है कि कार्बन सेकंड पीरियड को बिलोंग करता है, तो इसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स तो होते नहीं। फिर जो इलेक्ट्रॉन्स ये खींच रहा है CH बॉन्ड से, वो जा कहाँ रहे हैं, वो कहाँ पे अकोमोडेट कर रहा है ये, तो ये अकोमोडेट कर रहा है उन इलेक्ट्रॉन्स को अपने वेकेंट पाई स्टार ऑर्बिटल में। तो MOT में, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में, हम ये पढ़ते हैं कि जिस तरह से सिग्मा ऑर्बिटल होता है उसी तरह से सिग्मा स्टार होता है, जिस तरह से पाई होता है उसी तरह से पाई स्टार होता है। ठीक है, तो ये जो सिग्मा होता है और जो सिग्मा स्टार होता है, इसमें से सिग्मा बॉन्डिंग होता है, सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग होता है। सिमिलरली पाई बॉन्डिंग होता है, पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग होता है। इस तरह से ऑर्बिटल्स होते हैं। तो अभी के लिए बस आप इतना समझ लो कि एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, क्योंकि इस केस में पाई तो इनका ऑक्यूपाइड है, इसीलिए ही तो पाई बॉन्ड बन रहा है। तो एम्प्टी कौन सा है, पाई स्टार एम्प्टी है। तो जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, आ तो सिग्मा बॉन्ड में ही रहा है हर केस में। इस बार अल्कीन के केस में वो जा कहाँ रहा है, वो जा रहा है पाई स्टार में। एक और केस देखते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन का, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन कंप्लीट हो जाएगी यहाँ पर। तो हमने इस बार क्या किया, इस बार जो अल्फा कार्बन है हमारे पास, उसके पास अल्फा हाइड्रोजन्स नहीं हैं। अल्फा हाइड्रोजन्स की जगह पर क्या है, फ्लोरीन। एंड वी नो कि फ्लोरीन तो सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का। तो इस बार क्या होगा, इस बार जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है वो इस तरह से क्लीव नहीं होगा, वो इस तरह से क्लीव होगा। रीज़न इज़ कि यहाँ पर फ्लोरीन है जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फ्लोरीन इस कार्बन से खींचेगा इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी, तो ये कार्बन फर्दर आगे से इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो हमने पहला केस किया अल्कीन्स का, उसका बिल्कुल ओपोजिट हो रहा है यहाँ पे। तो अगेन बनेगा तो क्या, जहाँ पे पहले कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड था, एक बॉन्ड था, वहाँ पे दो बॉन्ड बन गए। जहाँ पे दो बॉन्ड थे वहाँ पे एक बॉन्ड बन गया। पहले हाइड्रोजन पे पॉजिटिव जा रहा था, इस बार फ्लोरीन पे नेगेटिव जा रहा है। सिमिलरली फ्लोरीन 2 पे नेगेटिव जा सकता है, सिमिलरली फ्लोरीन 3 पे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव जा सकता है। तो इस तरह की हाइपर कॉन्जुगेशन को बोलते हैं नेगेटिव हाइपर कॉन्जुगेशन। इसका मतलब जैसे हमने इंडक्टिव इफेक्ट में प्लस आई माइनस आई इफेक्ट किए थे, सिमिलरली हाइपर कॉन्जुगेशन में भी प्लस एच और माइनस एच इफेक्ट्स होते हैं। प्लस एच ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, माइनस एच इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए कि माइनस हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट भी होता है। वो कब होगा, जब अल्फा कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच होगा। वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कार्बन से खींचेगा तो कार्बन आगे से इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा। पर अगर अल्फा कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन्स ही हैं, तो हाइड्रोजन्स तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, तो सिंपली जिस तरह से हमने एल्कीन्स में किया उसी तरह से हाइपर कॉन्जुगेशन होगी, विच इज नोन एज पॉजिटिव हाइपर कॉन्जुगेशन। लेट्स टॉक अबाउट इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट भी प्लस ई इफेक्ट हो सकता है, माइनस ई इफेक्ट हो सकता है। दोनों इफेक्ट्स को देखते हैं एक बार। तो अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, अभी मैंने बोला कि एक पॉइंट ऑफ टाइम आएगा जब से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन पर शिफ्ट हो गए। तो इस कार्बन पर नेगेटिव आ गया, इस कार्बन पर पॉजिटिव आ गया। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस दिखा लिए। अब जिस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया है, अगर उसके ऊपर किसी चीज ने अटैक करना है, तो वो न्यूक्लियोफाइल होगी या इलेक्ट्रोफाइल होगी। तो जीओसी के फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था, इलेक्ट्रोफाइल वो चीजें होती हैं विच सीक इलेक्ट्रॉन्स, जिनको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए और खुद के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। और न्यूक्लियोफाइल वो चीजें होती हैं जिनके ऊपर खुद के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और उनको चाहिए पॉजिटिव चार्ज। तो इस बार अगर हम कार्बन नेगेटिव, दैट इज यहाँ पे जो कार्बन आयन फॉर्म हुआ है, अगर हम इस पे अटैक करवाना चाहते हैं, तो उसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल ही अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल अटैक कर नहीं सकता, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल पर भी नेगेटिव, कार्बन पर भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव रिपल्शन, तो इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ जाएगा। तो हमें एंड में क्या दिखेगा कि कार्बन की चेन पे, मतलब कार्बन पे पॉजिटिव आ रहा है, कार्बोकेटाइन बन रहा है और इलेक्ट्रोफाइल जाके जुड़ गया।
तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि जिस कार्बन के ऊपर बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए, जिस कार्बन के ऊपर बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए, उसी कार्बन पर जाके आने वाली चीज जुड़ गई, तो इसको बोलते हैं प्लस ई इफेक्ट, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे भी हमने कार्बोकेटाइन कार्बोनाइन बना लिया। अब इस बार अगर हम C पॉजिटिव पर अटैक कराना चाहते हैं तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, क्योंकि अगर यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा तो इलेक्ट्रोफाइल पर भी पॉजिटिव, कार्बन पर भी पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन, तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर आके अटैक करेगा। जब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा तो हमें क्या दिखेगा, हमें दिखेगा कि यहाँ पे कार्बनायन बन गया और कार्बन के साथ न्यूक्लियोफाइल जाके जुड़ गया। तो इसको बोलते हैं माइनस ई इफेक्ट, कि जिस कार्बन पर बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए उस कार्बन पर जाके कुछ नहीं जुड़ा, जिस कार्बन से हमने इलेक्ट्रॉन्स लिए उस पर जाके जुड़ा। कहने का मतलब क्या है कि अगर आने वाली चीज उसी कार्बन पर जा रही है जहां पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए तो दैट इज प्लस ई इफेक्ट। अगर आने वाली चीज दूसरे कार्बन पर जा रही है बजाय कि उसके जिस पर हमने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किए, उसको बोलते हैं माइनस ई इफेक्ट। तो प्लस ई इफेक्ट से कार्बोकेटाइन जनरेट हो रहा है, माइनस ई इफेक्ट से कार्बोनाइन जनरेट हो रहा है। इस केस में सी नेगेटिव से एरो हम शो करेंगे टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव पर अटैक करता है, पॉजिटिव नेगेटिव पर कभी अटैक नहीं करता। सो एरो की डायरेक्शन इस तरह से होगी। तो क्लियरली वी कैन सी कि यहाँ पे सबसे पहला काम हम कर क्या रहे हैं, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर रहे हैं। इसका मतलब हमारे पास जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है वो पाई बॉन्डेड सिस्टम्स पर ऑपरेट करता है, सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ एंड सो ऑन। क्लियरली दिस इज अ टेम्परेरी इफेक्ट, परमानेंट जैसा तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, दिस इज अ टेम्परेरी इफेक्ट। बस इतना सा ही था इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। सबसे इम्पॉर्टेंट इंडक्टिव इफेक्ट है, हाइपर कॉन्जुगेशन भी इम्पॉर्टेंट है, एंड उसके बाद आ जाएगा रेजोनेंस इफेक्ट विच वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। एक और चीज़ है यहाँ पे, हाइपर कॉन्जुगेशन भी हमने अल्कीन्स में देखी, पर हाइपर कॉन्जुगेशन सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड एन, सी ट्रिपल बॉन्ड एन, ऐसे सिस्टम्स में हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होती। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हो रहा है पर हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होती। रीजन वही है कि कार्बोकेटाइन में एमटीपी ऑर्बिटल है अकोमोडेट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स, फ्री रेडिकल में हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल है अकोमोडेट करने के लिए इलेक्ट्रॉन, एल्कीन में पाई स्टार है। पर ये जो सी डबल बॉन्ड ओ है, सी डबल बॉन्ड एन है, सी ट्रिपल बॉन्ड एन है, इनका जो पाई स्टार होता है वहाँ पे एनर्जी लेवल का बहुत डिफरेंस होता है, इसीलिए वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट नहीं कर सकते। इसीलिए हाइपर कॉन्जुगेशन सिर्फ एल्कीन्स में होती है, वेयर एज बाकी डबल बॉन्डेड सिस्टम्स में इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कैन वर्क। So this is it for this video. Next video में we will discuss all about resonance effect.